नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी इंटीग्रेटेड पार्ट फर्स्ट में बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स पार्ट सेकंड के हम लोग पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोग बात किया था और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर स्थिर वैद्युतिकी, जो कि आपका पहला यूनिट है। उसमें कल हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी या जो वीडियो में शूट किया था वो पढ़ा था हम लोगों ने कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स का नियम तथा कूलम्ब्स का सदिश रूप की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आप लोगों को पता है कि कूलम्ब्स का नियम हम लोगों के पास क्या था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये था दो बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला बल, बिंदु आवेश, जिसकी प्रकृति क्या हो सकती है, जिसकी प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षित भी हो सकती है। साथ में के क्या था हम लोगों के पास, एक स्थिर वैद्युत नियतांक था, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है, जिसका मान कितना था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। इसका मान ये भी था 1/4πε0। एप्सिलॉन नोट की चर्चा भी हम लोगों ने की थी। क्या चर्चा थी एप्सिलॉन नोट के लिए? हम लोगों ने जो बात किया था वो वैल्यू था कि 8.85 10⁻12 और इसकी रिवर्स में इसकी उल्टी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, मात्रक होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो हमारे पास सदिश राशि में भी होती है, उसका मान था K1 K2 अपॉन R21 का स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में और R21 का कैप यूनिट वेक्टर, ओके, अदिश मान। यहाँ तक कि हम लोगों ने चर्चाओं की बात की थी। आज हम लोग आगे चल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं बहु बिंदु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला परिणामी बल, इसे क्या भी बोलते हैं हम लोग, अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले तो ये अध्यारोपण से समझते हैं ये क्या चीज़ है, अध्यारोपण क्या चीज़ है। देखिए, हम लोगों को पता है कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और दूसरी होती है अदिश राशि। अदिश राशि जो होती है हम लोगों के पास, उनका सीधा योग हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, या फिर हम लोग बोलते हैं उन्हें गणितीय जोड़, सिंपल सा। अदिश राशि के साथ तो ये वाली चीज़ हो जाती है। जो सदिश राशि होती है हम लोगों की, उसमें आप लोगों को पता है बच्चों, परिणाम के साथ साथ दिशा भी व्यक्त की जाती है या दिशा का मुख्य रोल होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोगों को पता है कि बल एक क्या है, सदिश राशि। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी सिस्टम में या किसी के लिए हम लोग बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, उसके अंदर एक तंत्र के अंदर जितने भी बल लगने वाले हैं या जितनी भी राशियां हैं, उन सब का परिणाम उनके सदिश योग के तुल्य होता है। पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो क्या कहता है, किसी निकाय में उपस्थित सभी सदिश
राशियों, सभी सदिश राशियों का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश की बात की, निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित सभी सदिश राशियों के, सदिश राशियों के परिणाम, सदिश राशियों के सदिश योग के तुल्य होता है। बात समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये तो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब डेफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे, किसी निकाय में उपस्थित सभी बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का सदिश योग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी निकाय में उपस्थित सभी बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का सदिश योग निकाय में कुल बल, या फिर क्या लिख सकते हैं, परिणामी बल को दर्शाता है या व्यक्त करता है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुनिकाय आवेश के मध्य लगने वाले परिणाम बल की और उसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की। अब इसकी गणितीय विवेचना भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है गणितीय विवेचना, गणितीय व्याख्या, क्या है गणितीय व्याख्या, माना किसी निकाय में बहुबल n बहुबल n बिंदु आवेश उपस्थित है, n बिंदु आवेश उपस्थित है, ठीक है, जिनके मध्य बिंदु आवेश Q नोट से स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर एंड Rn वेक्टर है, ठीक है। इनके मध्य लगने वाले बल, ठीक है, किस तरीके से होंगे देखते हैं हम लोग। F1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 वेक्टर। F2 इज इक्वल टू K Q नॉट Q2, बल किस पे से लग रहा है, Q2 से, कि किसकी बात की, Q2, स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर का स्क्वायर R2 कैप। F3 इज इक्वल टू K Q नॉट Q2 R3 का स्क्वायर R3 कैप। F4 सदिश वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट Q2 R कितना आएगा, R4 का स्क्वायर और R4 वेक्टर एंड R5 इज इक्वल टू, R5 की जगह कितना है हमारे पास, n तक चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं,
के क्यू नॉट Q2 अपॉन R5 का स्क्वायर एंड R फॉर वेक्टर। ये तो हो गए क्या, इनके अलग अलग बल Q और यह किसके मध्य, Q0 से Q1 पे लगने वाला बल, Q2 पे लगने वाला बल, Q3 पे, Q4 पे। इनकी सबकी जगह यहाँ पे 3 आएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा n पर लगने वाला बल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है, संपूर्ण निकाय के लिए बात करते हैं या फिर कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। कितना होगा, F इजिकल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड कहाँ तक जाएगा F5 Fn वेक्टर। F1 F2 F3 F4 और Fn के मान रख दीजिए यहाँ सबसे। तो F वेक्टर जो कि किसको दर्शा रहा है, परिणामी बल को दर्शा रहा है, उसका मान क्या होगा K नॉट Q1 अपॉन R1 वेक्टर और यहाँ कितना आएगा R1 के K Q नॉट Q2 R2 का स्क्वायर R2 के, सिमिलरली K Q नॉट Q2 R3 कैप अपॉन R3 का स्क्वायर। सिमिलरली कैसे चलेगा, सम करूँगा K Q नॉट Q4 R4 का स्क्वायर एंड R4 ये प्लस कितना तक चलें K Q नॉट Qn अपॉन Rn का स्क्वायर एंड Rn कैप। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, K Q नॉट 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 आ रहा है कॉमन। F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट R1 कैप R1 वेक्टर का स्क्वायर R2 कैप R2 वेक्टर का स्क्वायर, कहाँ तक चलें Rn कैप और Rn वेक्टर का स्क्वायर। ये क्या है हम लोगों के पास, परिणामी सदिश का क्या है, मान है। कैसे लिख सकता हूँ, और इसे लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, आप और भी कुछ बता सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। इसे क्या लिख सकता हूँ, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेके R इज इक्वल टू n, या I इज इक्वल टू लिख लें इसे, n अगर कंफ्यूज हो तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n RI, ठीक है, कैप अपॉन RI का स्क्वायर। ये भी किसको दर्शाता है, परिणामी सदिश को दर्शाता है। क्या कह रहा है ये परिणामी सदिश, किसी भी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके सदिश योग के, ये वेक्टर आते हैं, क्या हो गया, सदिश योग के क्या होते हैं, तुल्य होता है। यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। यहाँ तक मुझे लगता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, आज हमारा कूलाम्ब्स नियम के जितने टॉपिक थे, कूलाम्ब का नियम पढ़ा, कूलाम्ब के नियम का सदिश रूप पढ़ा, आज हम लोगों ने कूलाम्ब के नियम के अध्यारोपण के सिद्धांत तथा बहु आवेशों के परिणामी बल की व्याख्या की है। अब हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये आपने भौतिक विज्ञान 12th क्लास के अंदर सबसे पहले लेसन में पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हो, और वैसे के वैसे न्यूमेरिकल भी यहाँ से छोटे छोटे बनते हैं। हम आज की इन वीडियो में कुछ उनके उदाहरण करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। यस, हम लोगों के पास क्या न्यूमेरिकल है, दो आवेश Q1 एंड Q2 दूरी किस पे रखें, R पर स्थित है। यदि प्रत्येक आवेश तथा उनके मध्य दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उनके मध्य कार्यरत
बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। देखिए, न्यूमेरिकल हमेशा से ही मुझे लगा है कि एक कंसेप्चुअल चीज़ रही है और बिल्कुल न्यूमेरिकल अपने आप में आपको पूरे नंबर दिलाते हैं स्कोरिंग। फिजिक्स क्या है, तार्किक तौर पे कई लोग बोलते हैं कि आपने डेरिवेशन कर दिया तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं, आज न्यूमेरिकल करने के टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कॉलेज में आगे, आप लोग इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि ओनली मैथमेटिकल ही फिजिक्स नहीं है। मैथमेटिकल तो फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए दर्शाई गई एक चीज़ है। तो आज हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों को कॉलेज में शो ऑफ करना है या कॉलेज में लिखना होता है। तभी तो आप बोलते हो फिर, अरे यूनिवर्सिटी बेकार है, मार्क्स इतने देती है। अरे यूनिवर्सिटी नहीं, आपने लिखा ही वही है। वो तो चाहता है कि आपने कॉलेज का लेवल का लिखना है, आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो लिखना है, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हल, क्या हल है। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, और वहाँ पे जितना आप लोगों को ज्ञान मिले या वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है, दो आवेश Q1 व Q2 दूरी r पर स्थित हैं। यदि का मतलब क्या है, उसने दूसरा क्वेश्चन आपको डाल दिया है या उसने स्थिति को चेंज कर दिया है। ये यदि वर्ड जो है ना, ये क्या कह रहा है आपको कि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें दिया हुआ तो ये है और मैं इसकी स्थिति को या इसको चेंज करने वाला हूँ। कंडीशन, यदि का मतलब क्या है, उसने कंडीशन डाली। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये मेरे पास Q1 है और ये कितना है मेरे पास Q2 है, और दूरी कितनी रखी है R2। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में उसने दुगना कर दिया है। उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात करना है। अब बल ज्ञात करना है तो किस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, तो ज़रा देखो किस तरीके से हम जानते हैं। या कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या बनेगा, F स्थिति फर्स्ट के लिए 1 ले लेता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बात है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न हम लोगों से, यदि प्रत्येक आवेश तथा उनके मध्य दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगना। मैं फिर से चित्र बना रहा हूँ, दूरी कितनी कर दी 2r, दुगनी कर दी, और यहाँ पे कितना आ गया 2q और 2q2। दो आवेश के मध्य क्या कर दिया आपने, आवेश को दुगना कर दिया। यहाँ q था, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2q2 था, उसको कितना कर दिया 2q2, और इनके मध्य की दूरी कितनी रख दी 2r। तो कितना इफेक्ट आया जरा देखो, F2 सूत्र के अनुसार K Q1 की जगह कितना रखूँगा 2q2, 2q2 की जगह यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, अपॉन 2r का स्क्वायर। समीकरण को हल कीजिए, K 2 और 2 कितना आया 4, Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बात की है इसने हम लोगों से, क्या करना है हम लोगों को, कितना प्रभाव पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी आवेश के मान को दुगना कर दिया जाए तथा उनकी दूरी को बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो लगने वाले बल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से
स्पष्ट है कि यदि उनके आवेशों तथा मध्य दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल पूर्व स्थिति के तुल्य ही प्राप्त होता है। पूर्व स्थिति में लगने वाले बल के तुल्य प्राप्त होता है। लिख लिया ना यहाँ तक। अब पैराग्राफ चेंज करो और लिखो अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? ये लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने यही पूछा आप लोगों को। आप लिख देते हो 1 और 2 से दोनों बराबर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, तुलना की है, बताना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए अगला उदाहरण करते हैं हम लोग। क्या है? 2 समान आवेश, प्रत्येक कितना है? 1 माइक्रोकूलम का, परस्पर कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ रखा हुआ है? वायु में स्थित है। उनके मध्य क्या ज्ञात करना है? कार्यरत बल का मान तथा प्रकृति बताइए। सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल निकालते हैं। क्या है हल हमारे पास? 2 समान आवेश, परस्पर कितने दिए हुए? 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। हमेशा मैंने बोला है आप लोगों को, क्या निकालिए? पहले निकालिए कि आपने दिया क्या है, या फिर यहाँ से कितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से कितनी सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले दिया हुआ है Q1 बराबर Q2 है और दोनों कितने? 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को हम लोगों को किस में चेंज करना पड़ेगा? कूलम में। तो कितना आता है? 1 मल्टीपल में 10⁻⁻6 कूलम। फिर दूरी कितनी दी हुई है? R बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो 1 × 10⁻⁻ कितना आएगा? -2 मीटर। क्या ज्ञात करना है? उनके मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात करना है। कूलम के नियमानुसार या कूलम के नियम से, या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप लोग कि F = K Q1 Q2/R²। ठीक है। अब सबका मान रखना है हम लोगों को। K का मान कैसे रखेंगे? वायु में, और वायु में K का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। यही तो होता है। यूनिट लगाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो रख रहा हूँ मैं F = K का मान 9 × 10⁻9, 10⁻6 और बटे में कितना लेके चल रहा हूँ? 10⁻2 का स्क्वायर। F = 9 × 10⁻9, 10⁻12। और देखो जरा यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 10⁻4 माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻4। F = 9, तो ऐसा करें तो 10⁻9 और 4 कितना हो जाएगा? 10⁻13। 10⁻13 में से 10⁻−12 गए तो कितने बचे? 10⁻1, यानी 90 न्यूटन क्या लगेगा? इनके मध्य बल लगेगा। ये तो हो गया किसका मान? कार्यरत बल का मान। अब क्या पूछा हम लोगों से? प्रकृति।
देखो दोनों आवेश में माइक्रो माइक्रो, मतलब दोनों ही क्या है, जैसे मैं यहाँ बल लगाऊं 1 माइक्रो कूलाम और बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 माइक्रो कूलाम भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी प्रतिकर्षित वाली, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कितने न्यूटन बल से करेंगे, 90 न्यूटन के बल के द्वारा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक उदाहरण और कर लेते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो किस प्रकार है, 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश x अक्ष पर x 0, 2, 4, 8 तथा 16 सेंटीमीटर पर स्थित है। x बराबर 2 सेंटीमीटर आवेश का परिणामी बल ज्ञात करो। मैं बोल रहा हूँ साथ में हमें दिशा भी ज्ञात करनी है, ठीक है। कलर चौक मिल जाए तो अपने पास बेहतर होगा। चलिए सॉल्यूशन हल। मानता हूँ कि कितने आवेश है, 1, 2, 3, 4, 5 है। मैं इनको क्या मान लेता हूँ, Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 बराबर है Q4 Q5 इजिकल टू कितना है, 20 माइक्रो कूलाम, यानी 20 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। स्थित है x अक्ष 2 पर। ये मेरे पास x एक्सिस, यहाँ मानता हूँ 0, यहाँ मानता हूँ 2, फिर कितना आएगा 4, फिर 4 के बाद देखो 2 का गैप ले हम लोग, 2, 4, फिर किस पे रखा हुआ है 8 पे, तो 4 के बाद 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो थोड़ा डिस्टेंस, फिर ऐसे कहीं पे कितना होगा हम लोगों के पास 16। यहाँ क्या रखा हुआ है Q1, यहाँ मानता हूँ Q2, Q3, Q4 एंड Q5। यहाँ तक कोई डाउट है? ये रहा हम लोगों के पास क्या स्थिति, 2 सेंटीमीटर पर स्थित। ये दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर स्थित आवेश पर परिणामी बल का ज्ञात करना है मेरे को। देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है ये सीखने के लिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे काम करता है और सदिश भी किस तरीके से काम करेगा। तो मैं F1 निकाल रहा हूँ। F1 का मतलब है क्या है, F1 हम लोगों के पास पहले बात कर रहे हैं मैं Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना मान लूँ, F1 मान लेता हूँ। K ले लिया, Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 2 × 10⁻² का स्क्वायर कर दूं क्या। अब दिशा लेनी पड़ेगी। अच्छा ये इस पे बल लगा रहा है, ये भी कितना है 20 माइक्रो कूलाम, ये भी कितना है 20 माइक्रो कूलाम। किधर लगेगी दिशा, इधर। भाई प्रतिकर्षण ही करेगा ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रतिकर्षण लगा, F1 आया इधर। तो कितना जाएगा +x x6। यहाँ तक कोई डाउट? इसी प्रकार निकाल रहा हूँ, सेकंड के लिए बात कर देता हूँ। क्या आएगा Q3 द्वारा किस पे लगा रहा हूँ बल, Q2 पर बल, Q2 पर बल। तो बात क्लियर है, कितना आएगा F2 ले लेते हैं इसे। देखिए ये पॉजिटिव बल कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में F2। तो कितना आ जाएगा कि Q3 Q2 2 पे लग रहा है ना, अपॉन दोनों के बीच की दूरी, ये 2 है, ये 2 है, कितना हो गया बोलिए। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 2 तो सेंटीमीटर बचा, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2 × 10⁻² का स्क्वायर और -x एक्सिस। कोई दिक्कत, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मिटा नहीं सकता। अब किसकी बात कर दूं, 3 की। Q3 द्वारा हो गया ना, अब किसका लगा लो, Q4 द्वारा Q2 पर बल।
चलिए निकाल के देखते हैं कितना आएगा। ये रहा Q4, ये रहा बल, कहाँ लगाएगा ये, इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर ही लगाएगा। कितना लगाएगा, F3 मान लेते हैं। F3 के Q4 Q2 अपॉन दूरी देखो ये 8 है, ये 2 है, कितना आएगा 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस एक दिशा, बल इधर ही लग रहा है ना। Q4 देखो, Q4 द्वारा Q5 द्वारा 4 हो गया ना, Q5 द्वारा Q2 पर बल। चलो बताओ कैसे। सर इधर ही लगेगा, यही मान लेता हूँ F4, ये भी प्रतिकर्षित करेगा ना इसको इधर की तरफ। क्या आएगा, F4 = के Q5 Q2 अपॉन दूरी 16 में से 2 गए, कितने बचेंगे 14 × 10⁻² सेंटीमीटर माइनस x। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी वो आपने देख ली ना बेटा, कि -x प्लस -x दिशा, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा अब अपने पास। अब निकालते हैं परिणामी बल। परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, जो इसी वीडियो के प्रारंभिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, F बराबर कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस वेक्टर है ये सारे, F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। मान रखिए सभी के, मान रखने पे क्या प्राप्त होगा, अच्छा मिटाना पड़ जाएगा। F = के Q1 Q2 अपॉन 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, x एक्सिस ये मिटा दें। दूसरे में सेम चीज़ है, प्लस के Q1 Q2 अपॉन 2 × 10⁻² का कितना जाएगा -x एक्सिस प्लस के, अच्छा यहाँ कितना था Q3 था, Q4 Q2 अपॉन कितना है 6 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस x एक्सिस प्लस का के Q5 Q2 अपॉन 14 × 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस x एक्सिस माइनस x। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था Q1 Q2 Q3 और Q4 की वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 कितना आ रहा था 20 माइक्रोग्राम। तो क्या कह सकता हूँ, ये और ये कैंसिल आउट हो गए क्या, -x से +x। क्यों हुआ, यहाँ लिख दीजिए, हम जानते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 क्या है 20 माइक्रोग्राम, बाद में रख लेंगे। तो कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग कितना बचा परिणामी में, बाद में कितना बचा बोलिए। F = के Q1 Q2 ही रख लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, कितना बचा 1/36 × 10⁻⁴ प्लस 1 कितना करेंगे 150 69 आएंगे क्या 169, हाँ 169 × 10⁻⁴। F बराबर 9 × 10⁹, 20 10⁻⁶ अपॉन में 10⁻⁴ कर देता हूँ, कर दूँ यहाँ से, बाहर ले लिया ना कॉमन, और मल्टीपल में कितना बचा मेरे पास, गुणा में यहाँ बचता है मेरे पास 1/36 प्लस 1/169 196। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व मेरा किया हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हम लोग बहुत लंबी चली जाएंगी। हालांकि सॉल्व करना चाहे तो हो सकता है इनका एलसीएम लेके, जैसे 10⁻⁻² से ये कट गया तो 9 × 10⁹ 20, मल्टीपल कितना चला जाएगा बोलिए 20, और यहाँ कितना चला जाएगा 10⁻⁻², 10 कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे -2 बचेगा तो कितना बचेगा 8, और कितना जाएगा 1/36
प्लस 1/96। ये शायद 9 की टेबल से कॉम्प्लेक्स होके कट जाएंगे, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो देखो बेटा कैसा आएगा। अच्छा, ये सारे माइनस एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, बाकी तो कैंसिल हो गए थे। माइनस एक्स एक्सिस में 1.18 10⁻³ न्यूटन, और दिशा क्या होगी, दिशा माइनस एक्स वेक्टर की ओर, माइनस एक्स एक्सिस की ओर जाएगा या एक्स कैप की ओर। तो उम्मीद है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का ये वाला उदाहरण आपको समझ आया होगा। इससे पहले हमने कूलॉम्स के नियम के लिए उदाहरण पढ़े, एक हमने तुलनात्मक वाला उदाहरण भी पढ़ा है। तो आप घर पे धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।